हेलो दोस्तों, आईएएस मार्गदर्शक चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं स्वदीप और आज हम लगाने वाले हैं आज टेस्ट नंबर 8। आज करंट अफेयर की टेस्ट है। इसमें सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे। तो ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है थंबनेल पर। तो सबसे पहले आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो के लास्ट में मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए लगाते हैं पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, सेंटिनल-6 मिशन संबंधित है। भारत सरकार द्वारा सेंटिनल जनजातियों के लिए एक मिशन है, एक सैटेलाइट मिशन है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सेंटिनल जनजातियों के लिए एक मिशन है और जलीय युद्ध अभ्यास है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर है बी, सेंटिनल-6 मिशन जो है एक सैटेलाइट मिशन है जो नासा और यूरोपीय एजेंसी द्वारा भेजा गया है। देखिए ये है इसका सेंटिनल-6 माइकल फ्रीलिच, ये इसका पूरा नाम है। ये एक सैटेलाइट मिशन है जो महासागरों में बदलाव, गहराई और समुद्री क्षेत्र के बारे में सटीकता से विश्लेषण करेगा। इसे नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा मौसम उपग्रहों के दोहन हेतु यूरोपीय संगठन द्वारा भेजा गया है और राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा संयुक्त रूप से इसको विकसित किया गया है। महासागरों के आकार को मापने के लिए भी यह कार्य करेगा। इसका डाटा न केवल समुद्र स्तर की वृद्धि को ट्रैक करेगा बल्कि यह भी बताएगा दुनिया भर में पानी का द्रव्यमान कैसे बढ़ रहा है। सेंटिनल-6 इस श्रृंखला का छठा सैटेलाइट मिशन है और अभी तक जो इसमें जो 5 सैटेलाइट भेजे गए हैं वो उन्होंने बताया कि 28 साल की अवधि में प्रति वर्ष 3 मिलीमीटर की अधिकता की दर से वैश्विक स्तर पर समुद्र स्तर में वृद्धि हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस मिशन का क्रियान्वयन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को सौंपा गया है। इस योजना में 6 प्रमुख घटक हैं। इस योजना को प्रायोगिक रूप से केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया गया है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आपको 4 से 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। तो देखिए इसका सही आंसर है ए। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो हैं सही हैं। ये राष्ट्रीय डिजिटल मिशन है, इसका जो नोडल एजेंसी है वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है। इस योजना के 6 प्रमुख घटक हैं और इसको प्रायोगिक रूप से केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया गया था। तो इसकी व्याख्या समझ लीजिए। इसकी जो व्याख्या है इसमें मैंने सारी लगभग सब चीज़ें डालने की कोशिश की है, कोई भी पॉइंट इसमें छोड़ा नहीं है। तो आप इसकी व्याख्या ज़रूर पढ़िएगा। इससे आपका इस क्वेश्चन या जो भी क्वेश्चन जिस टॉपिक से आया है मैंने बनाया है तो ये जो है आपको इस टॉपिक का पूरा कवर हो जाएगा। तो चलिए व्याख्या समझते हैं। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को राष्ट्रीय स्तर पर आरंभ करने की तैयारी की जा रही है। इसे प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2019 को लाल किले से इसकी घोषणा की गई थी। ये जो नवीन डिजिटल स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम है ये नागरिकों को सस्ती शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। इस योजना को प्रायोगिक रूप से चंडीगढ़, लद्दाख, दादर नागर हवेली, दमन और दीव, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया गया है। अब हाल में ही जो केंद्र सरकार है इस मिशन को व्यापक रूप से लागू करने के लिए कोशिश कर रही है, इसलिए ये चर्चा में बनी हुई है। यह एक डिजिटल स्वास्थ्य परितंत्र है जिसके अंतर्गत प्रत्येक भारतीय नागरिक को एक यूनिक स्वास्थ्य पहचान पत्र दिया जाएगा और जिसमें व्यक्ति सभी डॉक्टर के साथ साथ नैदानिक परीक्षण
और निर्धारित दवाओं को अंगीकृत स्वास्थ्य रिकॉर्ड सम्मिलित होगा। नई योजना आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत शुरू की जाएगी। इस योजना के 6 प्रमुख घटक हैं: स्वास्थ्य पहचान पत्र, डिजी डॉक्टर, स्वास्थ्य सुविधाएं, रजिस्ट्री, व्यक्तिगत स्वास्थ्य कार्ड, ई फार्मेसी और टेलीमेडिसिन। ये 6 प्रमुख घटक हैं। इस मिशन का डिजाइन और निर्माण और क्रियान्वयन के दायित्व जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को सौंपा गया है। इस मिशन के प्रमुख घटक हेल्थ आईडी, डिजी डॉक्टर, ये देखो स्वास्थ्य रजिस्ट्री को भारत सरकार के स्वामित्व में रखा जाएगा। तो जो प्रमुख घटक है जैसे हेल्थ आईडी है, डिजी डॉक्टर है, स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री है, ये भारत सरकार के स्वामित्व में रखे जाएंगे और इनके संचालन का रखरखाव भी भारत सरकार की जिम्मेदारी होगी। निजी जो साझेदार होंगे को बाजार में अपने उत्पादों के निर्माण व समन्वय के लिए समान अवसर दिया जाएगा। हालांकि मुख्य गतिविधियों के सत्तावन प्रक्रिया का अधिकार केवल सरकार के पास रहेगा। तो आपकी निजता का जो अधिकार है उसका भी सरकार ध्यान रख रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रत्येक भारतीय को एक हेल्थ आईडी कार्ड दिया जाएगा जो हेल्थ अकाउंट के रूप में भी कार्य करेगा। तो प्रत्येक व्यक्ति को एक कार्ड मिलेगा और उसी कार्ड के हिसाब से उसकी जितना भी मतलब वो इलाज कराएगा उसका पूरा उसमें डिटेल होगा, जिसमें व्यक्ति की पिछली चिकित्सा स्थितियों, उपचार और निदान के बारे में भी जानकारी सम्मिलित होगी। तो आपकी एक ऑनलाइन आईडी होगी जिसमें आपका पूरी प्रोफाइल होगी कि आप कहाँ, आप किस बीमारी के लिए किस डॉक्टर से मिले हुए हैं, ताकि अगर आप किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको सारी जानकारी एक आईडी के माध्यम से एक जगह मिल जाए। अभी क्या होता है कि अभी अगर हम जाते हैं तो हमें सभी डॉक्टर के पर्चे सब के रखने होते हैं, लेकिन इस आईडी के माध्यम से ये समस्याएं समाप्त हो जाएंगी कि हमें 10 साल पुराना पर्चा भी रखना हो रहा है या 5 साल पुराने या 2 साल पुराना पर्चे रखने में भी रद्दी बढ़ती है, तो फाइल लगाने की भी समस्या खत्म हो जाएगी। सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल होंगी, तो बस केवल एक आपकी ऑनलाइन एक आईडी होगी, उसमें सारी डिटेल्स आपकी शामिल होगी। तो परामर्श हेतु अस्पताल जाने नागरिकों को अपने डॉक्टर और स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के लिए इस डेटा का अवलोकन में अनुमति दे सकते हैं। तो जैसे डॉक्टर जब पुरानी प्रोफाइल से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हाँ ये इस बीमारी से ग्रसित है, तो जब आपका इलाज किया जाता है तो उस समय डॉक्टर इन सभी जो बीमारियों को भी ध्यान में रखते हुए चलते हैं। तो ये इस चीज़ में आपको फायदा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। उन्नत भारत अभियान संबंधित है नवीनीकरण ऊर्जा से, सड़क विकास से, पेट्रोलियम गैस कनेक्शन प्रदान करने से और शिक्षा से। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर है शिक्षा है। उन्नत भारत अभियान जो है शिक्षा से संबंधित है। आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। हाल में ही शिक्षा मंत्रालय ने उन्नत भारत अभियान की समीक्षा की है। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण समुदायों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए गांवों को उच्च शिक्षा संस्थाओं से जोड़ना व व्यवसायों के ज्ञान प्रदान करके समाज और समावेशी शिक्षा प्रणाली के मध्य कल्याणकारी चक्र का निर्माण करना है। इस अभियान की नोडल एजेंसी IIT दिल्ली है, तो जिसके अंतर्गत जो जितनी भी बड़ी उच्च शिक्षण संस्थाएं हैं वो अपने आसपास के जो गांव हैं, इसका सीधा सा उद्देश्य ये है कि जो जैसे IIT दिल्ली है तो IIT दिल्ली अपने आसपास के जो भी गांव हैं उनमें शिक्षण संस्थाओं का विकास करेगी और विकास कार्यक्रम में सहयोग भी प्रदान करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष बताइए। वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है। मार्गरेट एटवुड, बर्नार्डिन एवरिस्टो, अवनी दोषी और डगलस स्टुअर्ट। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका सही आंसर है डगलस स्टुअर्ट। इनको 2020 का बुकर पुरस्कार मिला है। मार्गरेट एटवुड और बर्नार्डिन एवरिस्टो इनको 2019 का पुरस्कार मिला था। अवनी दोषी इस बार 2020 के लिए नॉमिनेट हुई थी बुकर पुरस्कार के लिए। तो इसकी व्याख्या ये है, डगलस स्टुअर्ट जो है उनको सुग्गी वैन के लिए पुरस्कार दिया गया है। ये इनकी सबसे पहली कृति है
यह इनकी कृति है। और डगलस स्टुअर्ट ये जो कृति है ये आधारित एक ऐसे लड़के के जीवन पर आधारित है जो 1980 के दशक में ग्लासगो में पला बड़ा है और इसकी मां नशे की समस्या से पीड़ित थी। 2020 के बुकर पुरस्कार के प्रतियोगी भारतीय मूल की लेखिका हैं अवनी जोशी और इनके उपन्यास था वर्नस शुगर के लिए इन्हें नॉमिनेट किया गया था, पर इन्हें ये पुरस्कार नहीं मिला है। और ये जो पुरस्कार है ये 1969 में शुरू किया गया था। अंग्रेजी के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। 2019 के लिए मार्गरेट एटवुड और ब्रिटेन की बर्नार्डिस डेन एवारिस्टो को यह संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया था पिछले वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रू जनजाति के संदर्भ में कथन बताइए। ब्रू जनजाति को भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह PVTG के रूप में मान्यता दी गई है। नागा जनजातियों के बीच सांप्रदायिक संघर्ष ब्रू जनजातियों के पलायन का कारण बनी है। ब्रू जनजाति भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्यों में पाई जाती है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर जो है केवल एक है, ब्रू जनजाति सभी पूर्वोत्तर राज्यों में नहीं पाई जाती। तो कथन 3 गलत है। अब 3B में भी नहीं है, सी में 3B में है और सी में, तो ये दोनों कथन गलत हो जाएंगे और इनमें से कोई भी नहीं तो ये भी गलत हो जाएगा। तो केवल एक हमारा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या है 1997 में ब्रू जनजाति और मेजो जनजातियों के बीच सांप्रदायिक दंगा ब्रू जनजातियों का कारण बना है। मिजोरम में मेजो समुदायों के लोग ब्रू जनजाति के लोगों को बाहरी अथवा विदेशी मानते हैं और इन्हें जातीय हिंसा का शिकार बनाते हैं। ब्रू अथवा रेंग इसका नाम है, रेयांग जनजातीय समुदाय है जो पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा और मिजोरम असम राज्यों में निवास करती है। तो ये 3 राज्यों में ये निवास करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल में ही अमेरिका के रोग नियंत्रक एवं रोकथाम केंद्र ने मानव से मानव में संचरण सक्षम दुर्लभ चेपर वायरस की खोज की है। इस दुर्लभ चेपर वायरस की खोज कहाँ पर हुई है? तो बताइए किस देश में इसकी खोज हुई है? पेरू में, चिली में, बोलिविया में, कोलंबिया में। इसकी खोज हुई है बोलिविया में। बोलिविया में एक जो राज्य है चेपर, एक राज्य का नाम है, वहाँ पर इसकी खोज हुई है। तो उसी के नाम पर इसका नाम चेपर रख दिया गया है। और ये जो वायरस है ये वायरस उसी फैमिली से बिलोंग करता है जिससे एबोला वायरस बिलोंग करता था। तो इसलिए ये और भी खतरनाक है और एबोला जैसे ये एक रक्त शराबी बुखार है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कभी कभी अभी हाल में ही जो कभी कभी समाचारों में चर्चित सिंगापुर का टेमासेक मॉडल किस है क्या? प्रतिबंधात्मक लॉकडाउन उपाय है, विनिवेश कार्यक्रम है, स्थानीय शासन है और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल है। तो बताइए है क्या? तो देखिए ये विनिवेश कार्यक्रम है और इसके अंतर्गत है क्या? तो आर्थिक सर्वेक्षण 2019 और 20 में सरकारी हिस्सेदारी के विनिवेश के माध्यम से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के आक्रामक रूप से निजीकरण संबंधी सरकार के कदम को समर्थन प्रदान किया गया है। इसके कंपनी की दक्षता और लाभप्रदता में सुधार का गुणक प्रभाव होंगे। सर्वेक्षण के अंतर्गत सिंगापुर के टेमासेक होल्डिंग कंपनी के उदाहरण प्रस्तुत किया गया है सर्वेक्षण के अंतर्गत, जिसमें कहा गया है कि CPSES में सरकारी हिस्सेदारी में सफल अधिकतम कार्यक्रम के लिए इसे अपनाया जा सकता है। मॉडल में सरकारी सूचीबद्ध CPSP ने अपने हिस्सेदारी को पृथक कॉर्पोरेट इकाई को हस्तांतरित किया या कर सकती है, जिसे एक स्वतंत्र बोर्ड द्वारा प्रबंधित किया जाएगा और समय समय पर CPSE में सरकारी हिस्सेदारी को विभाजित करना अनिवार्य होगा।
यह विनिवेश कार्यक्रम को व्यावसायिकता और स्वायत्तता प्रदान करेगा जो बदले में CPSE के आर्थिक प्रबंधन में सुधार करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभी हाल में ही या कभी कभी समाचारों में चर्चित सिकल सेना है क्या? दुर्लभ बीमारी है। हाल में ही खोजी गई एक स्नेक ईल प्रजाति है, भोज्य खरपतवार है, गैर ऑक्सीजन श्वसन वाला जानवर है। तो बताइए जो सिकल एना है ना, ये क्या है? तो देखिए ये एक भोज्य खरपतवार है जो हाल में ही चर्चा में रहा है। सिकल एना जो है एक भोज्य खरपतवार है जो वर्ष खाली प्लांट और सड़क के किनारे, बंजर भूमि और रिवर्स बैंक में वृद्धि करते रहते हैं। हालांकि कई विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में एक खरपतवार माना जाता है और इससे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। सिकल सेना महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा कई राज्यों में कई समुदायों के लिए भोजन और पोषण के लिए एक उत्कृष्ट स्रोत है। जहाँ पर चककुंडा, चकबाड़, चकोद, चक्रमर्दा, साग, तगाराई और सोरू मेंडुला जैसे नामों से भी इसे जाना जाता है। तो ये जो नाम है, ये जो लास्ट के नाम है, ये थोड़े से ये तमिल साइड के नाम है, ये दक्षिण भारतीय नाम है, तो उसी हिसाब से इनका उच्चारण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह आपको समझ में आ गया होगा। निवार क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो बंगाल की खाड़ी में बना है। चक्रवात निवार का नाम ईरान ने दिया है। तो बताइए कौन सा कथन इसमें से सही है? केवल एक, दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है सी है। यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है और इसका नाम इस बार ईरान ने दिया है। ये देखिए, निवार एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो बंगाल की खाड़ी में बना है। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना एक चक्रवातीय तूफान पश्चिम उत्तर दिशा में आगे बढ़ रहा है। 24 नवंबर 2020 को इसकी मध्यरात्रि को भारत से टकराने एक गंभीर चक्रवात ये बन गया है और इसकी जो चक्रवात की जो गति है 120 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है और बेहद गंभीर चक्रवात की श्रेणी में आ जाता है। अगर कोई चक्रवात 120 किलोमीटर की स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से आ रहा है तो इसे गंभीर चक्रवात में डाल देते हैं। और जब चक्रवात की गति कम होती है तो इसको इस श्रेणी में नहीं रखते हैं, मतलब नॉर्मल चक्रवात ही मानते हैं। ये गलत है, गंभीर नहीं है, केवल चक्रवात इसको मानते हैं। तो चक्रवात निवार के नाम से, निवार जो है इसका नाम ईरान ने दिया है। निवार का मतलब होता है रोकथाम करना। अब चक्रवात क्या है? चक्रवात एक कम वायुमंडलीय दाब वाली या निम्न वायुमंडलीय दाब वाली एक प्रणाली है जिसके चारों ओर गर्म हवाएं तेजी से घूमती हैं और ये दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के साथ घूमते हैं और उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत चलते हैं। तो इसको हम कैसे समझेंगे? मान लीजिए ये हमारी घड़ी है, तो अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में इस प्रकार से घूमेंगी और दक्षिणी गोलार्ध की अगर हम बात करेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में ये इस प्रकार से घूमेंगी। जैसे हमारी घड़ी चलती है ना, वैसे दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में बिल्कुल घड़ी के उल्टे, यानी घड़ी उल्टी चलने लगे तो समझ लेना कि ये हमारे उत्तरी गोलार्ध में इस प्रकार का तूफान आता है। अरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्धन लोगों की संख्या का अनुमान लगाने वाली आधिकारिक समितियां कौन सी हैं? आधिकारिक समितियां कौन सी हैं?
वाई की अलग समिति, डी टी लक्कड़वाला समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, सी रंगराजन समिति। तो बताइए इनमें से कौन सी समिति आधिकारिक समितियां हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, ये चारों की चारों जो है आधिकारिक समितियां हैं। बाई के अलग, डी की लक्कड़वाला, सुरेश तेंदुलकर समिति और सी रंगराजन समिति। ये तीनों क्रम से भी लगे हुए हैं, अगर क्रम पूछे तो ये इसी प्रकार से इनका क्रम लगा हुआ है। देखिए अभी तक 6 आधिकारिक समितियां बनी हुई हैं निर्धन लोगों की संख्या के अनुमान के लिए। 1962 में थी कार्यदल, 1971 में M.B. दांडेकर समिति आई थी और एन रथ समिति, रथ दांडेकर जो समिति थी ये वो है। 1971 में रथ दांडेकर समिति थी। 79 में बाई की अलग समिति आई थी। 1979 में बाई की अलग समिति आई थी और 1993 में डी के लक्कड़वाला समिति आई थी। 2009 में सुरेश तेंदुलकर समिति आई थी और 2014 में रंगराजन समिति आई थी। तो आप लोगों को मुझे ये बताना है कि रथ दांडेकर समिति, डी के लक्कड़वाला समिति और सुरेश तेंदुलकर समिति ने किन किन आधारों पर गरीबी का निर्धारण किया था। तो ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यह जो मैंने थंबनेल में क्वेश्चन पूछा था कि हाल में ही संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की एरिया फॉर्मूला बैठक किस देश से संबंधित थी। तो इसका सही आंसर है अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान से संबंधित थी, तो जिसमें अफगानिस्तान को लेकर चर्चा हुई है। तो और भारत ने बताया है कि भारत में इसमें अपना पक्ष रखा हुआ है कि अफगानिस्तान में डूरंड रेखा या जो अफगानिस्तान में एक साथ शांति और अहिंसा की प्रक्रिया नहीं चल सकती। तो इसलिए पहले जो आतंकवादी गुट हैं उनको समाप्त किया जाए, उनके लिए जो उनका सोर्स है यानी उनके लिए जो फंडिंग होती है उसको रोका जाए। तो ये भारत ने अपना पक्ष रखा है। तो चलिए, थैंक यू। और टेस्ट लगाते रहिए और तब तक अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले टेस्ट में, तब तक के लिए।